नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को दी बधाई। कहा, ये असाधारण क्रिकेट टीम की एकजुटता और दृढ़ता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, इस क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया अजेय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। सीएम यहां करीब 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज अनुसूचित जाति सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगातों की बारिश के साथ गोरक्ष क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों का समीकरण साधेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी रहेंगे। योगी सरकार ने यूपी परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है। रोडवेज के इन कर्मचारियों को यात्रा पास दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वंचित अपात्र किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को भदोही पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कहा, उत्तर प्रदेश की सीटों पर हमारा फोकस और पार्टी तेजी से तैयारी में जुटी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने 11 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम की वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजन के बाद आधारशिला रखी। आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की वारदात के बाद बीएचयू आईआईटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में छात्र डायरेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीएचयू आईआईटी परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ बीएचयू प्रशासन, केंद्र और प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर काला धब्बा है। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने आज एएसआई को ज्ञानवापी में सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। एएसआई को सर्वे पूरा करने और 17 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की सुनवाई 3 नवंबर को होगी। इससे पहले की तारीखों पर आरोपितों के अधिवक्ताओं ने उपस्थित नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक रहेंगे बंद। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए इस बार 10 लाख लाभार्थी बढ़ जाएंगे। अभी तक लगभग 47 लाख लाभार्थियों को पेंशन की दूसरी किस्त जारी हुई है। पिछले कई दिनों से महंगे प्याज से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार द्वारा लखनऊ में 5 स्थानों पर 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना अधिक प्रभावी है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश विषयक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेता हुए राज्य ललित कला अकादमी में पुरस्कृत। आटे की कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार आटा बेचने की योजना बना रही है। सस्ते आटे की कीमत 27 रुपये प्रति किलो हो सकती है, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर से हो सकती है।
उत्तराखंड गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 किलोमीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल निवासी अंकित कुमार ने स्वर्ण पदक और ताइक्वांडो के 73 किलोग्राम वर्ग में खुशबू यादव ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने श्रीलंका के साथ हो रहे विश्व कप मैच को 7वीं जीत के साथ एक रिकॉर्ड कायम किया। श्रीलंका को 302 रन के साथ भारत ने हरा दिया। ये भारत की 7वीं जीत है। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 3 दिवसीय सम्मेलन में बनारस में कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से आए कंपनी सचिवों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वे बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई में 541 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट वितरित किया। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के मौके पर मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के लिए महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा पीएम आवास, हर घर शौचालय उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना सब में आधी आबादी और उनके परिवार को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज सामान्य शिक्षक से चंद्रयान तक और पंचायत स्तर तक आधी आबादी को अवसर मिल रहा है। इसी से समर्थ और स्वावलंबी भारत का निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके, उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी है, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी है, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी है। और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चितकालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बनी हुई हर घर शौचालय की योजना हो, या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सारी कृषि क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे, उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना, और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े, वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। आईआईटी बीएचयू में एक छात्र के साथ हुई छेड़खानी की वारदात के बाद बीएचयू आईआईटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में छात्र डायरेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। छात्रों की मांग है कि बीएचयू आईआईटी कैंपस को क्लोज कैंपस बनाया जाए। बीएचयू आईआईटी पीएचडी के छात्र ने बातचीत के दौरान कहा कि कैंपस में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाहरी लड़के द्वारा छेड़खानी हुई है। उसके
के कपड़े तक फाड़े गए हैं, जिसके बाद हम सभी छात्रों में नाराजगी और आक्रोश है। हमारी मांग है कि जब तक डायरेक्टर आकर हमसे मुलाकात नहीं करेंगे और हमारी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और BHU IIT प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम लोगों के पास तो नहीं है, फिलहाल अभी बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता लगा। हाँ, बाधित है। फ्रॉम द डायरेक्टर साइड या चीफ डॉक्टर साइड से अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी पिछले महीने यही डे लाइट में यही जो है लिमडी हॉस्टल से बाइक उठी है, साफ दिख रहा है, कुछ पता नहीं है। 20 साइकिलें चोरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को भदोही पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर हमारा फोकस है और पार्टी तेजी से तैयारी में जुटी है। भदोही में अजय राय ने बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी की तरफ से तेजी से की जा रही है। लगातार विभिन्न जिलों में तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व सीटों के चयन पर निर्णय लेगा। वहीं सपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जब सभी बड़े नेता बैठेंगे तो इस पर डिस्कशन किया जाएगा। चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए, सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीजें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पर कोई डिस्कशन होगा। नहीं, कोई तनातनी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से अपना परिश्रम करते हैं और हर राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करता है। हम पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा महासभा की ओर से 4 दिवसीय संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों की झलक देखने को मिल रही है। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया। भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ धाम में देश भर से आए 400 साधु संतों ने रुद्राभिषेक किया। ये रुद्राभिषेक उन सनातन धर्मियों की आत्म शांति के लिए किया गया है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी है। शेष 3 दिन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें धर्म पर विमर्श किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड लखनऊ द्वारा दीपावली के अवसर पर 2 नवंबर से 11 नवंबर तक 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के परिसर में किया जा रहा है। मेले में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकारों एवं कारीगरों द्वारा 50 स्टॉल लगाकर मिट्टी से निर्मित अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 47,630 माटी कला कारीगर परिवारों को चिन्हित करते हुए 10,592 विद्युत चालित चाक का वितरण किया जा चुका है। इस अवसर पर महाप्रबंधक माटीकला बोर्ड अरुण प्रकाश ने बताया कि प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन्हें कारीगरों को निःशुल्क आवंटित किया गया है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बोर्ड द्वारा वितरित डाई से निर्मित श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लखनऊ के सिरेमिक्स कलात्मक उत्पाद, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। पूरे प्रदेश का सर्वे कराया, जिसमें लगभग 4700 परिवार, 4700 परिवार जो इससे जुड़े थे उनको चिन्हित किया। उनको हम लोगों ने फ्री चाक, जो इससे जुड़े थे फ्री चाक दिए, और जो दिया और ये जो मूर्ति देख रहे हैं इनकी मेकिंग मशीन और मूर्ति बनाने का डाई, ये सब चीज़ हम लोगों ने निःशुल्क माटीकला बोर्ड से उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है माटीकला बोर्ड की, उससे लगभग 4000 लोगों को हम लोगों ने लोन भी दिया, जिससे कि आज लगातार
इस काम में लोग भी जुड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मेला 2023 जो बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित किया गया है, ये आज से लगातार 11 तारीख तक चलेगा और इसमें दूर दूर से जो हमारे माटी कला के उद्यमी हैं वो अपने उत्पाद लेके आए हैं, वो अपना विक्रय करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो माटी कला के उद्यमी हैं, कुटीर उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको एक मार्केट मिल सके। इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा जिला न्यायालय ने 12 साल पुराने मामले में दोष मुक्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। सांसद राम शंकर कठेरिया पर मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद राम शंकर कठेरिया द्वारा जिला न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील की गई थी। जिला जज विवेक संगल की अदालत में हुई मामले की सुनवाई में सांसद राम शंकर कठेरिया को दोष मुक्त करते हुए उनको बरी कर दिया है। कुछ दिनों पहले जो है माननीय कोर्ट ने आगरा के एक मामले में मुझे 2 साल की सजा का प्रावधान किया था, तो मैंने अपने अधिवक्ताओं से राय लेकर के और उनसे आग्रह करके माननीय जो जिला जज साहब की कोर्ट है उसमें अपील की थी। कई तारीखों के बहस के उपरांत आज माननीय जिला जज साहब ने डिसीजन दिया है और जो मुझे जानकारी मिली है तो मुझे दोष मुक्त किया है, उसके लिए मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कि सन 2012 में टोरेंट ऑफिस में सांसद जी के खिलाफ ये आरोप लगा था कि उनके द्वारा वहाँ पर कार्यरत अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी और अवर न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उनको 2 साल की सजा व जुर्माने से दंडादेश पारित किया था। आज उसमें निर्णय हो गया है और माननीय सांसद जी को उन पे लगे आरोपों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। अब वो बरी हो गए हैं। थैंक यू। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा की बात हो या फिर सुरक्षा की, प्रदेश सरकार सभी तरह की मुकम्मल व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहा है। इसी क्रम में परिसर से सटे 12,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने 11 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुलिस कंट्रोल रूम की वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजन के बाद आधारशिला रखी। ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने सांकेतिक रूप से 5 शिला रखकर विधिवत निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम राम जन्मभूमि परिसर के अति निकट होना चाहिए, जिससे किसी भी परिस्थितियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, जिसके लिए ये स्थान अत्यंत उपयुक्त है। पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम का उद्देश्य स्पष्ट है, श्री राम जन्मभूमि परिसर और उसके आसपास कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, जिस देश दुनिया के आने वाले श्रद्धालु अपने को सुरक्षित महसूस करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए एक लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट की थी। पुलिस कंट्रोल रूम राम जन्मभूमि के निकटतम होना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत कम समय में किया जा सके। इस तरह से बेहतर समन्वय और तकनीक का बेहतर सम्मिलन, दोनों चीज़ें हमने इसमें की हैं और आगे भी हम लोगों का एक ये प्लान रहेगा, हमारी ये रणनीति रहेगी कि सभी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सिविल पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बीच बेहतर समन्वय रहे और साथ साथ जो स्थानीय लोगों के माध्यम से जो हमें समय समय पर संसूचनाएं और अभिसूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनका बेहतर विश्लेषण यहाँ पर हम कर सकें और लगातार
जो एक उद्देश्य है, हम यहाँ की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उसमें हम सफल हो सके, उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश रेरा के तकनीकी सदस्यों की प्रस्तुति में चरणबद्ध रूप से एक परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र को दिखाया और समझाया गया। इसमें एक परियोजना के पंजीयन के समय सभी 3 बैंक खातों, कलेक्शन, सेपरेट और ट्रांजैक्शन अकाउंट की जानकारी सहित स्थायी निर्देश, पंजीकृत एग्रीमेंट, एक से ज्यादा प्रोमोटर के संदर्भ में भूखंड की खतौनी या मालिकाना हक के आलेख तथा विकास प्राधिकरणों से स्वीकृत नक्शों की साफ व स्पष्ट कॉपी लगाने और इसी के अनुरूप पोर्टल पर दिखने वाली जानकारी भरने, निर्माणाधीन परियोजना में प्रति तिमाही उसकी प्रगति रिपोर्ट आदि की जानकारी देने का महत्व बताया गया। परियोजना पंजीयन के आवेदन निरस्त किए जाने के मुख्य कारणों के विषय में भी बताया गया। हम लोगों ने किया है वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है कि जो हमारे हितवत पक्ष है उनका हम ज्ञानवर्धन करें कि क्या रेरा के कानून है, क्या रूल्स एक्ट है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है और रेरा के अन्य आदेश क्या है, जिससे कोई भी पक्ष जो है गलती न करे, त्रुटि न करे और इस सेक्टर का पूर्ण रूप से लाभ ले, जिससे जो अलॉटीज़ है उनके और उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता बने और ये मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट यूपी में डेवलप हो, क्योंकि इसके माध्यम से यूपी के विकास में और जीडीपी के ग्रोथ में बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश के विकास में वहां की इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भारत का विशेष स्थान रहा है। यहाँ से दिल्ली अगर पोलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ ईस्ट इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 52वीं राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के सभी 25 केंद्रीय विद्यालय संभाग के 184 केंद्रीय विद्यालयों के अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 वर्ग के लगभग 1400 बालक प्रतिभागिता कर रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं 6 नवंबर तक भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर के साथ-साथ सूर्या ऑफिसर्स स्विमिंग क्लब लखनऊ कैंट, एएमसी कैंट, शूटिंग चैंप्स एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व खेल निदेशक विजय सिंह चौहान ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभागियों में खेल भावना एवं सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करेगी। यूनिसेफ ने 20 साल स्टडी की और ये पाया कि खेल और योग दो ऐसे हैं, यदि इनको लागू कर दिया जाए तो वर्ल्ड में हेल्दी लोग होंगे, हेल्दी नागरिक होंगे। और जहां शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही समस्त साधनाएं होती हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी को स्वस्थ रहना जरूरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 52वीं नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2023 का आज उद्घाटन समारोह हुआ है। इसमें 4 इवेंट्स होंगे, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, स्विमिंग, डाइविंग और शूटिंग, जो एक साथ पूरे देश में 4 अलग अलग संभागों में इसका कार्यक्रम आयोजन हो जा रहा है। तो जिसमें से 4 जो इवेंट्स है वो हमारे लखनऊ संभाग में आयोजित हो रहे हैं, जो 2 तारीख से 6 नवंबर तक चलेंगे। भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक सरकार जो ये कोशिश करती है कि हमारा राष्ट्रीय का जो यूथ है वो खेल में आगे बढ़कर हिस्सा ले और अपने देश को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाने का काम करे। और जहाँ तक कह सकते केंद्रीय विद्यालय के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम केंद्रीय विद्यालय में आया और यहाँ की जो सुविधाएं हमें दिए गए हैं उसको मैं कैसे कहूँ, बहुत बढ़िया सुविधाएं दी गई। मेरा ट्रायल हुआ था
कहीं, और उसके बाद मैं यहाँ नेशनल खेलने आया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय जिस तरह से सपोर्ट करता है उस तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सरकार है उस सबको, ना कि हम लोगों को बल्कि लड़कियों को भी, और ना एक खेल को बाकी सभी खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ध्यान दे रही है अपनी सरकार स्पोर्ट्स पे, काफ़ी योजनाएं बना रही है, काफ़ी चीज़ आ रही है। अभी जैसे केवी है, केवी के नेशनल्स होते हैं, सबको ही सुविधा नहीं मिल पाती जो हमें मिल रही है। कैंप रखते हैं, उसके बाद ट्रायल्स भी होते हैं, तब जाके हम यहाँ आते हैं, और यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है जो नहीं दी जाती हर जगह। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के प्रांगण में विराट कुक्कुट मेला एवं कुक्कुट कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कुक्कुट मेले में कुक्कुट प्रजातियां, कृषि उपयोगी अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए और साथ ही नवीन विकसित कुक्कुट पालन तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर CARA द्वारा विकसित कैरी, ब्रो, समृद्धि, ब्रायलर मुर्गों की प्रजाति किसानों को समर्पित करने के साथ ही बहुउपयोगी साहित्य का विमोचन और लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। ADG कृषि शिक्षा ICR नई दिल्ली के डॉक्टर RC अग्रवाल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य कृषकों को कम लागत और कम स्थान में अधिक लाभ लेने की तकनीकी में पारंगत करने का है। किस तरह से हम इस तरह की तकनीकी लें जिससे कि आपको कम जगह में कम लागत में इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का जो तरीका है कि उतनी चीज़ में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, तो ये बिना साइंस के, बिना तकनीकी के आपका नहीं हो सकता है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आपने देखा होगा कि ड्रोन की एक बहुत बड़ी एक योजना सरकार की है कि किस तरह से आप, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अफेक्ट ना हो और आप बड़े एरिया में कम समय में छिड़काव कर सकते हैं। उसी तरह से आपके बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। मैं मुर्गी पालन का काम करता हूं, साथ में फीड भी बनाता हूं, और मुर्गी पालन ऐसा व्यवसाय है अगर लोगों को ध्यान दिया जाए जो 4 महीने में अपना पैसा दुगना कर सकते हैं। CRI से सारा सहयोग CRI का है और CRI ने मेरा A to Z सहयोग किया है। इनके सहयोग से मेरा फार्म बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। CRI की तरफ से हमें 25 मुर्गी के बच्चे मिले थे, जिससे हम आगे बढ़ सकें या आगे अपना कोई कदम उठाएं। बहुत मतलब छोटी सी फैमिली से हैं, तो उससे हमने उन बच्चों को पाला, उनसे अंडे प्राप्त किए, अंडे बेचे, मुर्गी बेची और आगे ये जो मुर्गी पालन का बिजनेस है वो थोड़ा आगे बढ़ाया। भारत ने श्रीलंका के साथ हो रहे विश्व कप मैच को 7वीं जीत के साथ एक रिकॉर्ड कायम किया है। श्रीलंका को 302 रन के साथ भारत ने हरा दिया है। ये भारत की 7वीं जीत है। भारत के श्रीलंका पर बड़ी विजय है। भारतीय तेज गेंदबाज के आगे ढेर हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज। भारत की विश्व कप में लगातार 7वीं जीत है। ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया। टीम इंडिया 6 में से 6 मुकाबले जीतकर मजबूत स्थिति में थी। श्रीलंका के साथ खेले गए इस मैच के साथ भारत ने ये साबित कर दिया है कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के मामले में भारतीय टीम वर्ल्ड कप की टीम कही जा रही है। राजधानी लखनऊ के क्याना स्टेडियम में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच वर्ल्ड कप मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा प्रदर्शन की बात करें तो अफगानिस्तान 3 मुकाबले जीत चुकी है और 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में 5वें पायदान पर है। अफगानिस्तान पर अब तक 3 बड़ी टीमों को हरा चुकी है। वहीं नीदरलैंड्स भी 2 मुकाबले जीत चुकी है। अफगानिस्तान के लिहाज से ये मुकाबला बेहद अहम है। अगर वो मुकाबला जीतती है तो अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूती मिलेगी। देखिए दूरदर्शन संवाददाता अमित कनौजिया की खास रिपोर्ट। क्याना तैयार है वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले के लिए। अफ़गानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम शुक्रवार को यहां पर अपना वर्ल्ड कप मुकाबला खेलेंगी। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये वर्ल्ड कप उनके लिए बेहद यादगार जा रहा है। अब तक 3 फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन को पटकनी दे चुके हैं, जिसमें से एक मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन इंग्लैंड की टीम है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। अब उनकी उम्मीदें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ओर हैं, जिसमें से अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ क्याना पे होगा। अगर ये मुकाबला अफ़गानिस्तान जीतती है तो उसको आखिरी 2 मुकाबले जो कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं उसमें भी जीत दर्ज करनी होगी, अगर वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएं।
हालांकि टीम के लिहाज से देखें तो टीम के बल्लेबाज बेहद शानदार फॉर्म में हैं, चाहे गुरबाज हो, चाहे इब्राहिम जरदान हो, चाहे उनके कप्तान हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी एक प्लस पॉइंट साबित हुई है। उनकी जो फिरकी गेंदबाजी है जिसमें राशिद खान, मुजीब, नूर शामिल हैं, उसके अलावा मोहम्मद नबी भी हैं जो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं। ऐसे में इकाना की पिच पर नीदरलैंड्स के खिलाफ अफगानिस्तान को एक और जीत की तलाश है ताकि वो अपने वर्ल्ड कप में अभी तक का जो उनका अभियान है उसे और यादगार बना सकें। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।